घर आते ही पस्त होने से पहले मैंने बड़े भैया को फोन लगाया। मेरे कुछ कहने से पहले ही वो बोल उठी, अरे इतनी देर तुम कहाँ थी? कब से फोन लगा रहा हूँ। उनके स्वर में उत्साह फूटा पड़ रहा था। मैंने अपनी बात कुछ देर को मुलतवी करके कहा, थोड़ा बाजार तक गई थी, पर आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? अरे वो बीकानेर वाले पिंकी को देख कर गए थे ना, उनके यहाँ से हाँ आ गई है। अरे वाह, बधाई। लड़का 3 महीने के लिए जापान जा रहा है, इसीलिए माँ के साथ एक बार मिलने आ रहा है। मेरी इच्छा थी कल तुम दोनों भी आ जाते तो लड़के को देख लेते। दरअसल क्या है भैया कि मैं कॉलेज के साथ टूर पर जा रही थी, तो इन्हें आने के लिए मना कर दिया था। कब जा रही हो? आज ही जाना था, पर पता नहीं कैसे स्कूटर से गिर पड़ी। पट्टी वगैरह करवा कर अभी लौटी हूँ। ज्यादा चोट तो नहीं आई? चोट तो ज्यादा नहीं है, पर आना जरा मुश्किल लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, टेक केयर। इन लोगों से निपट लूं, फिर आता हूँ। नीतू मुझे देखती रह गई। यह क्या, आपने ठीक से बताया क्यों नहीं? वे बिटिया का रिश्ता तय कर रहे हैं, इस समय मैं उन्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहती। जीजा जी को तो फोन कर दिया होता। नहीं रे, यहाँ नहीं आना था, इसलिए उन्होंने टूर प्रोग्राम बना लिया था। घर पर अम्मा जी और बच्चे अकेले होंगे, इतनी रात को फोन करूंगी तो परेशान हो जाएंगे। जीजा जी के पास मोबाइल नहीं है। यही तो सोच रही हूँ, इस जन्मदिन पर उन्हें प्रेजेंट ही कर दूंगी। बहुत परेशानी होती है। अच्छा नीतू, आज की रात तुम मेरे पास रह जाओगी? कल से मैं बासंती को बोल दूंगी। कैसी बात कर रही हैं? आज तो मुझे रहना ही है। आपने घर पर खबर की भी होती तो सुबह से पहले कोई आता थोड़े ही। वह रात बहुत मुश्किल से कटी। उपचार के समय उन्होंने जरूर कोई निश्चेतक दवा दी होगी। उसका असर अब धीरे धीरे कम हो रहा था और दर्द अपना अस्तित्व जताने लगा था। यूं तो दर्द निवारक गोलियां भी दी गई थी, पर उन्हें कारगर होने में थोड़ा समय लगता है। घर का कोई साथ नहीं होता तो मैं उसे सारी रात सोने नहीं देती, पर पराई लड़की को परेशान कैसे करती, सो सहनशीलता का नाटक करना ही पड़ा। दर्द का घूंट पीते हुए मैं बार बार उस एक व्यक्ति को कोस रही थी, मिस्टर कश्यप। आपने साल भर में कोई और तोहफा तो नहीं दिया, पर शायद बद्दुआएं दिल खोल कर दी हैं, उसी को भुगत रही हूँ। नहीं तो 10 साल से गाड़ी चला रही हूँ, कभी एक खरोच भी नहीं आई। वो मुश्किल तमाम रात के तीसरे पहर थोड़ी सी आंख लगी, पर नीतू ने 7 बजे ही चाय के लिए जगा दिया। उसका कहना भी ठीक था। बोली, आप हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाइए, अड़ोस पड़ोस में खबर लगते ही आने वालों का तांता शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगी। फिर उसी ने मुंह हाथ धुलवाए, बाल ठीक किए, उसी की मदद से मैंने कपड़े बदले। फिर उसने मेरे हाथ में कार्डलेस थमाकर मुझे सोफे पर लाकर बिठा दिया। आसपास तकिए लगाकर ऐसी व्यवस्था कर दी कि मैं अधलेटी रह सकूं। बोली कि हर किसी को बेडरूम तक लाना ठीक नहीं लगता। उसका तर्क ठीक था, और जैसा कि उसने कहा था, 8 बजे से आने वालों का जो सिलसिला शुरू हुआ, 10 साढ़े 10 तक चलता ही रहा। बेचारी नीतू नहाने धोने घर भी न जा सकी। 11 बजे मैंने उसे जबरदस्ती घर भेज दिया। कहा कि दरवाजे में चैन लगा दो, आने वाला अपने आप ही खोल लेगा। नीतू को गए मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे कि दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं तो चकित थी कि न दस्तक न घंटे, ऐसे अचानक कौन आ गया। पर जब आगंतुक को देखा तो देखती रह गई। कमर पर दोनों हाथ रखे दरवाजे पर खड़े होकर श्रीमान मुझे घूर रहे थे। उस दृष्टि में रोष था, उपालंब था, उपहास था और शायद तिरस्कार भी। आई नो इट, मुझे मालूम था तुम्हें कहीं आना जाना नहीं था, सिर्फ मुझे टालने के लिए बहाना बनाया था। आई वॉज डेड श्योर। वे जिस तरह मुझे घूर रहे थे, मैं भी एकटक उन्हें देख रही थी। मेरे आंखों में उपालंब की मात्रा शायद ज्यादा गहरी थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी नजरें फेर ली। उनकी नजर हटते ही मैंने कार्डलेस पर पड़ोस का नंबर मिलाया। सारी नीतू डार्लिंग, तुम्हें फिर से कष्ट दे रही हूँ, पर क्या है कि तुम्हारे जीजा जी आ गए हैं।
एक कप चाय बनाकर दे जाओगी तो अच्छा रहेगा। मेरे लिए पड़ोसियों को कष्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने कसैले स्वर में कहा। अब वे दरवाजा छोड़कर सामने कुर्सी पर बैठ गए थे। अगर घर में चाय बनने में कोई प्रॉब्लम है तो मैं बाहर भी जा सकता हूँ। वैसे भी मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ, सिर्फ देखने चला आया था। मैं भी उन्हें चाय पिलाने के लिए बहुत व्यग्र नहीं थी, बस चाहती थी कि इस समय हम दोनों के बीच में कोई तीसरा आकर बैठ जाए। मुझे पता था कि जैजा जी का नाम सुनते ही नीतू दौड़ी चली आएगी, और वही हुआ। 5 मिनट में नीतू 2 कप चाय लेकर हाजिर हो गई। हाय जीजा जी, नीतू ने चहककर स्वागत किया और हुलसकर पूछा, आपको कैसे पता चला? दीदी तो फोन ही नहीं कर रही थी। पता करने वाले पता कर ही लेते हैं, इन्होंने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। बेचारी नीतू इनका मंतव्य समझ नहीं पाई। अपने ही राव में बोली, मम्मी यही तो कह रही थी कि दिल से दिल की राह होती है, फोन करने की क्या जरूरत है। फिर इन्हें चाय पकड़ाते हुए मुझसे बोली, दीदी अब आप भी उठकर जरा सी चाय पी लो, सुबह से बोल बोलकर दिमाग चकरा गया होगा। वह मुझे सहारा देकर उठाने लगी और उनके चेहरे का रंग बदलने लगा। मेरी अधलेटी मुद्रा को वे नरादर का प्रदर्शन समझ रहे थे। अब उन्हें कुछ कुछ समझ में आ रहा था। उठने की प्रक्रिया में जब मेरा शाल कंधे से खिसक गया तो प्लास्टर पर उनकी नजर पड़ी। अरे ये हाथ में क्या हो गया? गनीमत है सिर्फ हाथ ही टूटा है। आप खुशकिस्मत थे जीजा जी कि ये सही सलामत बच गई, वरना क्या से क्या हो जाता। तुम्हें मैं सही सलामत नजर आ रही हूँ? अरे हाथ ही तो टूटा है। सब लोग कह रहे थे कि किस्मत वाली थी जो सड़क के किनारे गिरी, अगर बीच में गिरती सोचो क्या होता। उस कल्पना मात्र से ही मुझे झुरझुरी सी आ गई। मैंने नीतू से कहा, थोड़ी हेल्प कर दो ना, भीतर जाकर थोड़ा लेट लूंगी। हाँ अब बिल्कुल आराम करो, कोई आएगा तो जीजा जी निपट लेंगे। बिस्तर पर लेटते हुए मैंने कहा, बसंती को 2 दिन की छुट्टी दे दी थी, अगर किसी का हाथ खबर भिजवा दोगी तो वह आ जाएगी, 2 रोटी ही डाल जाएगी। बसंती को तो मैं खबर कर दूंगी, पर आप रोटी की इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? हम लोग क्या इतना भी नहीं कर सकते? तुम ही लोग तो कर रहे हो, पड़ोसी और होते किस लिए हैं? नीतू जब चली गई तो एक कमरे में आकर बोली, इतना सब हो गया तो क्या मुझे फोन नहीं कर सकती थी? मैंने एक क्षण उनकी ओर देखा और कहा, फोन कर भी देती तो क्या आप विश्वास कर लेते या इसे भी एक बहाना समझते? वे चुप हो गए। फिर बड़ी देर तक मौन हम दोनों के बीच पसरा रहा। फिर कुछ देर बाद फोन बजा। मेरा कार्डलेस बाहर ही छूट गया था, इसीलिए फोन इन्हें ही उठाना पड़ा। शायद बड़े भैया का था, मेरे हाल चाल पूछ रहे थे। मैं जब तक उन्हें सावधान करती ये सब ब्यौरा दे चुकी थी। फिर तो मेरी पेशी होनी ही थी। ये क्या कर बैठी तुम, और रात को मुझे बताया क्यों नहीं? मैं उसी समय चला आता। मुझे मालूम था इसीलिए नहीं बताया। आप आ भी जाते तो सुबह मेहमानों के लिए भागना पड़ता। अब आपकी उम्र इतनी भाग दौड़ करने की नहीं है। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, पड़ोसी बहुत अच्छे हैं और अब तो ये भी आ गए हैं। हाँ, अभी फोन पर उनकी आवाज़ सुनकर थोड़ा संतोष तो हुआ। अच्छा तो हम लोग सुबह आते हैं, टेक केयर। भैया के फोन के बाद फिर से सन्नाटा छा गया। ये पेपर पढ़ते रहे, मैं सोने की कोशिश करती रही। नीतू दोनों की थालियां लेकर आई, तभी वह नीरवता भंग हुई। नीतू बोली, मम्मी तो कह रही थी जमाई जी को यहीं बुला लो, ठीक से खा लेंगी, पर मैंने कह दिया दीदी अकेले बोर हो जाएंगी। वो अच्छी हो जाएं, फिर दोनों को एक साथ बुलाकर खूब खातिरदारी कर लेना। एक बात और, जाते हुए मैं बाहर से ताला डालकर जा रही हूँ, नहीं तो मोहल्ले भर की आंटी लोग तंग करने आ जाएंगी। रात भर की जागी हूँ, थोड़ा आराम कर लो। खोलोगी कब? 4 बजे चाय लेकर आऊंगी ना। और सचमुच वह हमें ताले में बंद करके चली गई। वह जब तक रहती है पटर पटर करती रहती है,
घर भरा भरा लगता है। उसके जाते ही एक निचाट सूनेपन ने घेर लिया। उस असहज एकांत से निजात पाने के लिए मैंने कहा, आप तो आज ही जाने वाले थे ना, तो दिन में निकल जाते, रात में ठंड से परेशान हो जाएंगे। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।